किशन अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ अपनी बीमार माँ को देख रहा था। उसकी माँ रोते हुए किशन से बोली, चिंता क्यों करता है बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आती है कि आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुआ। ऐसा क्यों बोल रहा है? तू तो मेरी आंखों का तारा है। अरे, तूने कितनी कम उम्र में घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैं तो बरसों से बीमार पड़ी हूँ। इसी बात का तो मुझे रोना आता है माँ। सोचो मैं कितना अभागा हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को बीमार देख रहा हूँ, लेकिन माँ के इलाज के लिए जड़ी बूटी खरीदने के लिए भी मेरे पास धन नहीं है। अपना मन छोटा मत कर। तू वर्षों से मेरा इलाज कर रहा है और वैसे भी अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। नहीं माँ, मैं जानता हूँ कि तेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल पूरी रात तू सो नहीं पाई और खांसती रही। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं तेरा पूरा इलाज कराऊंगा माँ। तू देखना, मैं कराऊंगा। इतना कहकर किशन अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही बाबूलाल की पुत्री चांदनी किशन को मिल गई। क्या हुआ किशन, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम तो जानती हो चांदनी, मेरी माँ बरसों से बीमार है। पिछले 2 दिनों से मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं उनको किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाऊं, दिखाऊं, उनके लिए जड़ी बूटी खरीद सकूं। क्या कहूं, गांव में कोई काम मिल नहीं रहा जिससे कुछ धन कमा सकूं। गांव से बाहर कमाने के लिए जा नहीं सकता क्योंकि माँ अकेली है। तो ऐसे में करूं तो करूं क्या? तुम मेरे पिता के पास चलो, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सकें। चांदनी किशन को अपने पिता बाबूलाल के पास ले गई और सारी घटना बताते हुए बोली, इस वक्त किशन को धन की बहुत आवश्यकता है। आपसे विनती है, कुछ उधार दे दीजिए। हाँ, क्या कहें। देखो बेटा, अगर मेरा बस चलता तो मैं तो किशन को सब कुछ दे देता। इस गांव में बहुत कम लोग जानते हैं कि किशन के पिता के मेरे ऊपर कितने एहसान हैं। लेकिन तुम तो जानती हो चांदनी कि हमारी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। बेटा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। किशन और भी उदास हो गया और बाबूलाल से बोला, हाँ, मैं जानता हूं कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने मेरे लिए सोचा, बस यही बहुत है। धन्यवाद। इतना कहकर किशन नम आंखों से बाहर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, क्या करूं, किससे उधार मांगू, क्या करूं? तभी किशन की नजर ठाकुर की हवेली पर पड़ी। ठाकुर बलराम गांव का सबसे दबंग व्यक्ति था। गांव के अधिकांश खेत ठाकुर के ही थे और वह लोगों को कर्ज भी दिया करता था। हाँ, ठाकुर साहब से ही कुछ पैसे उधार मांगकर देखता हूँ। हो सकता है कि वह मेरी कुछ मदद कर दें। हाँ, जाता हूँ। इतना कहकर किशन ठाकुर की हवेली में चला गया। ठाकुर आराम से कुर्सी पर बैठा था। ठाकुर साहब, मेरी माँ बीमार है। मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। क्या आप मुझे कुछ धन उधार दे सकते हैं? पैसे चाहिए? अच्छा, ये तो बता, तेरी माँ की उम्र कितनी है? 60 साल की हो चुकी है ना, तो अब जीकर करेगी क्या? अरे क्यों मुझसे उधार मांगकर कर्जदार बन रहा है? अरे जा रे जा, मर जाने दे अपनी माँ को, और तू भी चैन से रहना, हमको भी चैन से रहने दे। ठाकुर की बातों ने किशन के कलेजे को चीर दिया। वो अपने क्रोध को दबाते हुए बोला, ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, इस संसार में मेरी केवल एक माँ ही है और कोई नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देख, देने को तो मैं तुझे कर्ज दे सकता हूं, लेकिन तेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अरे तू तो स्वयं अपनी माँ के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। क्या अपनी झोपड़ी को गिरवी रखेगा? अगर रखेगा तो फिर रहेगा कहां? बात करता है कर्ज चाहिए। अबे जा, मैं तुझे कर्ज नहीं दे सकता, चल जा।
किशन ठाकुर के आगे हाथ जोड़ने लगा। ठाकुर साहब दया कीजिए, दया कीजिए, ऐसे ना भगाइए, दया कीजिए। एक बार जो मैंने मना कर दिया तो कर दिया। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूं, अपनी मर्जी से चला जा, नहीं तो तुझे भी अपना इलाज कराना पड़ेगा, और तुझे तो पता है तेरे पास पैसा नहीं है। किशन की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब ठाकुर की हवेली में काम करने वाला धनीराम देख रहा था। किशन चुपचाप नजरें झुकाकर हवेली से बाहर निकल गया। ठाकुर की हवेली से अपमानित होकर किशन गांव की सीमा के एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गया। यह वही कुआं था जिसके बारे में वर्षों से गांव में यह प्रसिद्ध था कि यहाँ से रातों में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ रहस्यमय छुपा हुआ है और डर की वजह से कोई भी वहां पानी भरने नहीं जाता था। किशन कुएं के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब किसके पास जाऊं? किससे मदद मांगू? मुझसे अपनी माँ की गरीबी देखी नहीं जाती, और ना ही उनकी तड़प। तभी वहां पर ठाकुर की हवेली का नौकर धनीराम आ गया। उसने किशन को उस कुएं के पास बैठे देखा तो चौंक गया। अरे अरे किशन, तू बेटा यहाँ क्यों बैठा है? तुझे पता नहीं है क्या कि इस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले इसे अभिशप्त मानते हैं। चल चल जल्दी चल। कहाँ जाऊं? जिसकी जिंदगी में तूफान मचा हो उसे इन आवाजों से क्या फर्क पड़ेगा काका, बताओ भला। धनीराम रहस्यमय अंदाज में बोला। अरे कितनी विचित्र बातें करता है। जिसका पिता कभी इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, जिसने गांव के गरीबों की मदद की, आज देखो भला उसका बेटा दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुम्हें किसी ने नहीं बताया, ना ही तुम्हारी माँ ने, क्योंकि सब ठाकुर से डरते हैं। अब इसमें ठाकुर का क्या लेना देना? सब कुछ लेना देना ठाकुर से ही है बेटा। मैं वर्षों से चुप रहा ठाकुर के डर से, पर अब मुझे किसी का डर नहीं है। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी में जो किया है ना, उसके बदले मैं तुम्हें यूं भटकते तो नहीं देख सकता। इतना कहकर धनीराम ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और किशन के हाथ में रख दिए। ये ले ले बेटा, जाकर किसी अच्छे वैद्य को दिखा अपनी माँ को। उसका ठीक होना बहुत जरूरी है ना? जा। किशन भावुक होकर झुक गया और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। फिर वो उन्हें एक वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने उसकी माँ की नब्ज देखी, आंखों में झांका और गंभीर स्वर में बोला, अब इनकी बीमारी शरीर में गहराई तक उतर चुकी है। अब देखो, बचने की अब कोई संभावना नहीं है। माफ करना। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, मेरे पास माँ के अलावा और कोई नहीं है। ऐसा ना कहिए। यही संसार का नियम है बेटा किशन। दुनिया की कोई जड़ी बूटी तुम्हारी माँ को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकती। मैं केवल इतनी औषधि दे सकता हूँ जिससे तकलीफ थोड़ी कम हो सके, बस। वैद्य ने जड़ी बूटियां दी और किशन अपनी माँ को वापस झोपड़ी में ले आया। माँ ने औषधि ली और गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद किशन फिर धनीराम के घर आ पहुंचा। अरे किशन, क्या हुआ? वैद्य के पास गए थे ना? वैद्य ने कह दिया है काका कि माँ की बीमारी अब लाइलाज है। वो बस दर्द कम कर सकते हैं, बीमारी ठीक नहीं कर सकते। धनीराम की आंखों में भी आंसू आ गए। हिम्मत मत हार बेटा, हिम्मत मत हार, हम सब है ना। धनीराम काका, ये बताइए, उस कुएं के पास जो कुछ आपने मुझसे कहा उससे मेरे मन में हलचल पैदा हो गई है। क्या वो सब कुछ सच है? क्या मेरे पिता बेहद अमीर थे? तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हारी जान की सुरक्षा के खातिर तुम्हें नहीं बताया। सुनो बेटा ध्यान से, आज जो कुछ भी ठाकुर के पास जमीन जायदाद है वो कभी तुम्हारे पिता की थी। तुम्हारी माँ तब
गांव में रानी की तरह मानी जाती थी, एकदम महारानी की तरह। तुम्हारे पिता के साथ ठाकुर का दोस्ताना था, पर वो दोस्त धोखेबाज निकला। फिर क्या हुआ काका? तुम्हारे पिता ने ठाकुर पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने उसी भरोसे का फायदा उठाकर सारे के सारे दस्तावेज अपने नाम करवा लिए। तुम्हारे पिता बेचारे टूट गए और तभी से तुम्हारे घर का बुरा समय शुरू हो गया। किशन की आंखें जलने लगीं, होंठ खींचकर बोला, फिर इसके बाद क्या हुआ काका? इसके बाद बेटा कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे पिता और ठाकुर को आखिरी बार उसी कुएं के पास देखा गया था जहां आज तुम बैठे थे। किशन की आंखें चौड़ी हो गईं। और उसी दिन से उस कुएं से आवाजें आने लगी। लोगों ने तभी जुबान में कहना शुरू कर दिया कि ठाकुर ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी और शव उसी कुएं में फेंक दिया। किशन का चेहरा एकदम सख्त हो गया, आंखों में आग सी चमकने लगी। आज मैं मां से सच जानकर ही रहूंगा। इतना कहकर किशन सीधे अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा। किशन ने उनका हाथ अपने सिर पर रखा और सारी घटना बताते हुए बोला, मां सच सच बताना, धनीराम काका ने जो कहा क्या वो सच है? क्या ठाकुर की सारी संपत्ति कभी हमारे पिता की थी? सच सच बताना मां। किशन की मां फूट फूट कर रोने लगी और कांपते स्वर में बोली, ये सच है बेटा। अगर तू मेरा हाथ अपने सिर पर नहीं रखता तो शायद मैं तुझे कभी सच्चाई नहीं बताती। अरे तो फिर अब तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया मां? क्यों इतनी सारी संपत्ति के मालिक होने के बावजूद मैं गरीबी में क्यों पला? तेरे इलाज के लिए दूसरों के खेत में मजदूरी की, अपमान सहा। अरे ठाकुर ने मुझे क्या कहा पता है? क्या कहूं? इतने वर्ष क्यों चुप रही मां? क्यों? बेटा ठाकुर एक दबंग स्वभाव का व्यक्ति है। जब उसने तेरे पिता के साथ बेईमानी की, जब उसने सादे कागज पर उनके जाली हस्ताक्षर करके सारी संपत्ति हड़प ली थी, तब ऐसा नहीं था कि तेरे पिता डर के मारे चुप हो गए थे। मामला राजमहल तक पहुंचा था। राजा विक्रम उस समय नया नया राजा बना था। वो खुद गांव आया था, पर उसने उल्टा तेरे पिता को ही दोषी ठहरा दिया, क्योंकि वह मानता था कि इतने असली दिखने वाले हस्ताक्षर कोई और नहीं कर सकता, और ठाकुर के दबदबे के कारण किसी ने भी उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। तेरे पिता तो पूरे गांव की मदद करते थे, लेकिन जब खुद पर आई तो कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। थक हार कर वो मेरे साथ इसी झोपड़ी में आ गए थे। उस समय तू केवल 2 साल का था और एक दिन ठाकुर के आदमी आए और बोले कि ठाकुर तेरे पिता से आखिरी बार मिलना चाहता है। वो लोग उन्हें गांव की सीमा पर उस कुएं के पास ले गए और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। इतना कहकर किशन की मां फूट फूट कर रोने लगी। क्या उसने मेरे पिताजी के हस्ताक्षर इतने सटीक कर दिए थे कि राजा विक्रम भी धोखा खा गया? हाँ बेटा, राजा विक्रम भी धोखा खा गया और फिर तेरे पिता टूट गए थे, क्योंकि जिन गांव वालों की उन्होंने जीवन भर मदद की, उन्हीं ने मुंह मोड़ लिया। किशन की आंखें लाल हो गई, दिल में आग धकने लगी। उसी समय उसने निर्णय लिया। अगली सुबह वो ठाकुर की हवेली में जा पहुंचा। अरे तू फिर आ गया मुंह उठाकर। मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे कर्ज के रूप में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चल निकल जा यहां से। मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है ठाकुर। तूने मेरे परिवार के साथ जो अत्याचार किया, उसकी कीमत तुझे अब चुकानी पड़ेगी। तू जिस हवेली में बैठा है वो मेरे पिता की है। ये गांव की सारी संपत्ति वो भी मेरे पिता की है। तूने धोखे से सब कुछ छीना है और फिर तूने उनकी हत्या भी कर दी। ओहो, तो मालूम चल गया दूध के दांत टूटे नहीं और आ गया शेर से भिड़ने। अरे मेरा तो तेरा बाप भी कुछ नहीं उखाड़ पाया,
तो तू क्या उखाड़ेगा बे? लेकिन इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। आज के बाद तू गांव के किसी कुएं या तालाब से पानी नहीं ले सकेगा। अगर किसी ने तुझे पानी दिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर ठाकुर अपने नौकर की ओर देखने लगा। ओए चल रे, इसको धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल। किशन को धक्के देकर बाहर निकाला गया। गांव में ऐलान करवा दिया गया कि कोई भी किशन को पानी नहीं देगा। लोग ठाकुर से डरते थे, सो सब ने चुप्पी साध ली। उस दिन के बाद किशन जहां भी पानी भरने जाता, ठाकुर के आदमी वहां पहुंच जाते। कोई भी किशन को पानी नहीं देता। किशन सूखे गले और पसीने से तर शरीर के साथ अपनी झोपड़ी आ पहुंचा। वहां उसकी मां तड़प रही थी। बेटा, यही कारण था कि मैं तुझे कुछ नहीं बताना चाहती थी। ठाकुर इतना निर्दयी है और गांव वाले इतने डरपोक। मैं जानती थी कि तू कुछ न कर सकेगा। नहीं माँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आऊंगा। बेटा, कहाँ से लाएगा? ठाकुर ने मना किया है। मैं उस कुएं से लाऊंगा माँ, जहाँ कोई नहीं जाता। गांव की सीमा पर जो कुआं है ना, जहाँ से विचित्र आवाजें आती हैं, मैं वहां से लेकर आऊंगा। इतना कहकर किशन बाल्टी उठाकर सीधे उस अभिशप्त कुएं की ओर बढ़ गया। किशन ने जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली, केवल बाल्टी की गूंज सुनाई दी। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार बाल्टी सूखी ही लौट आई थी। आखिर इस कुएं में से पानी क्यों नहीं निकल रहा? किशन कुएं के भीतर झांकते हुए चिल्लाने लगा। तभी दूर एक पुराने वृक्ष की जड़ पर तपस्या में लीन साधु की आंखें खुल गईं। उसकी तपस्या भंग हो चुकी थी। वो क्रोधित होकर उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से किशन के पास आकर बोला, मूर्ख, तेरी वजह से मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। मैं तुझे श्राप दे दूंगा। हाँ तो दे दीजिए ना साधु महाराज, किस बात का इंतजार है? अरे मैं तो कहता हूँ मुझे जलाकर राख कर दीजिए। वैसे भी मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं बचा। मेरा होना या ना होना अब बराबर है। मार डालिए मुझे। किशन के विवशता भरे शब्द सुनकर साधु चौंक गया। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। हाँ, तू तो संसार से हारा हुआ लगता है, जैसे किसी गहरे दुख में डूबा हो। चल बता, तुझे क्या समस्या है? किशन फूट फूट कर रो पड़ा और उसने साधु को अपने जीवन की पूरी कथा सुना दी। मां की बीमारी, ठाकुर का अत्याचार, पिता की हत्या और संपत्ति की चोरी। सब कुछ सुनने के बाद साधु का चेहरा गंभीर हो गया। वो चुपचाप गांव के पास गया और कुएं में झांक कर कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगा। फिर वो किशन की ओर देखकर बोला, हाँ, तेरे पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुखद है, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी तपस्या भंग हुई। यह सब जानकर मुझे लगा कि यह तपस्या किसी काम की नहीं थी, अगर मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके अत्याचार को रोक ना पाऊं। इतना कहकर साधु ने बाल्टी स्वयं कुएं में डाल दी और इस बार बाल्टी पानी से भर कर बाहर आ गई। जा बेटा, सबसे पहले अपनी माँ की प्यास बुझा, फिर स्वयं पानी पी और उसके बाद यहाँ लौटा। मैं तेरा इंतजार करूंगा, जा। मां प्यास से बेहाल पड़ी हुई थी। किशन ने जैसे ही उन्हें पानी पिलाया,
तभी माँ की आंखें चमक उठी और उनके शरीर से दर्द जैसे गायब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हाँ, लगता है ये साधु महाराज का चमत्कार है माँ। किशन ने स्वयं भी पानी पिया और फिर उसी क्षण साधु के पास लौट गया। हाँ, अब जा, राजा विक्रम को बुला लाओ। उससे कहना कि एक साधु वर्षों की तपस्या के बाद न्याय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह घने वृक्ष के नीचे इस कुएं के पास बैठा है। जा बुला ले। आ। अरे परंतु महाराज, वो मेरे कहने पर क्यों आएंगे भला? वो अवश्य आएगा, क्योंकि वो साधुओं का बहुत सम्मान करता है। जा बुला ले। आ तू। किशन ने एक बार भी नहीं सोचा, वो सीधे राज्य की ओर बढ़ गया। कुछ ही समय में वो राज दरबार में खड़ा था। महाराज की जय हो। महाराज, न्याय करने के लिए कृपया हमारे गांव चलिए। ये क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे गांव चले? क्या तुम अपने आप को राज्य से बड़ा समझते हो क्या? हैं? नहीं, क्षमा करें महाराज, परंतु एक साधु ने आपको ही याद किया है। उस साधु ने कहा है कि वर्षों की तपस्या के बाद अब वो केवल राजा विक्रम से ही न्याय मांगेंगे। राजा विक्रम ने जैसे ही साधु का नाम सुना, वह एक क्षण में उठ खड़ा हुआ। उसने 2 सैनिकों को अपने साथ लिया और सीधे कुएं के पास पहुंचा, जहां साधु पहले से उसका इंतजार कर रहा था। हाँ, कैसे हो राजा तुम? बरसों पहले तुम्हारे अन्याय की वजह से इस बेचारे को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इतना धनवान होने के बाद भी इसका बचपन गरीबी में बीता, जवानी मजदूरी में बिखर गई। क्या तुम इसका कल वापस ला सकते हो? साधु महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो कोई अन्याय नहीं किया। महाराज, बरसों पहले आप इसी गांव में न्याय करने के लिए आए थे, जब आप नए नए राजा बने थे। उस समय मेरे पिता ने आरोप लगाया था कि उनके मित्र ठाकुर ने जाली हस्ताक्षर करके उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। लेकिन ठाकुर ने पलटकर कहा था कि मेरे पिता झूठ बोल रहे हैं, और गांव वालों ने भी डर की वजह से ठाकुर का साथ दिया और आपने मान लिया, जबकि सच्चाई मेरे पिता के पक्ष में थी। क्या नाम था तुम्हारे पिता का? मेरे पिता का नाम सुखदेव था। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन उस समय तो किसी भी गांव वाले ने तुम्हारे पिता की ओर से गवाही नहीं दी थी, क्योंकि वह सब डरते थे। जाओ, ठाकुर को बुलाओ, फैसला यहीं पर होगा। राजा विक्रम ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, ठाकुर को तुरंत यहाँ लेकर आओ। और किशन से कहा, और किशन, जाओ, तुम अपनी माँ को भी यहाँ पर लेकर आओ। कुछ ही समय में कुएं के पास ठाकुर किशन की माँ उपस्थित थे। हाँ तो ठाकुर, वर्षों पहले क्या तुमने जाली हस्ताक्षर करके अपने मित्र सुखदेव की संपत्ति हड़प ली थी? साफ साफ बताओ। महाराज, ये सब झूठ है। उन बातों को तो कई बरस बीत चुके हैं। इनके पास भला क्या सबूत है कि वह हस्ताक्षर जाली थे? तभी साधु ने तेज स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें साधु के चारों ओर से उठीं और कुएं के अंदर समा गई। कुछ देर बाद वही किरणें कुएं से बाहर आईं और हवा में लहराते हुए एक पुरुष का आकार लेने लगी। वह कोई और नहीं, सुखदेव की आत्मा थी। वहां उपस्थित सब लोग स्तब्ध रह गए। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया और वो डर के मारे कांपने लगा। हाँ, डरो मत, डरो मत। यह सुखदेव नहीं
सुखदेव की आत्मा है, जिसे तुमने मारकर इसी कुएं में फेंक दिया था। महाराज, साधु महाराज सत्य कह रहे हैं। ठाकुर ने ही मेरे जाली हस्ताक्षर करके मेरी सारी संपत्ति हड़प ली थी, और तब भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने मुझे इस कुएं के पास बुलाया और धोखे से पीछे से वार करके मुझे इसी कुएं में फेंक दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही थी। हर रात इस कुएं से जो विचित्र आवाजें आती थीं, वह मेरी आत्मा की तड़प थी, और यही वजह थी कि गांव वाले इस कुएं के पास नहीं आते थे, और ठाकुर ने सभी को धमकाकर इस कुएं से दूर रखा ताकि उसका राज ना खुल जाए। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ और मंत्रों का उच्चारण किया। रंग बिरंगी रोशनी सुखदेव की आत्मा के चारों ओर घूमने लगी। जा सुखदेव, जा, तुझे मुक्ति मिल गई। सुखदेव मुस्कुराया और उसकी आत्मा रोशनी में गायब हो गई। सैनिकों, इस पापी ठाकुर को घसीटते हुए कारागार में डाल दो। यह जीवन भर वहीं सड़ेगा, और आज से गांव की सारी संपत्ति का असली हकदार किशन होगा। सैनिक और राजा विक्रम ठाकुर को घसीटते हुए वहां से ले गए। साधु मुस्कुराते हुए चुपचाप जंगल की ओर चला गया। किशन ने अपनी मां का हाथ थाम लिया और वह दोनों सीधे उस हवेली की ओर चल पड़े जो कभी सुखदेव की थी और अब उसका असली वारिस लौट चुका था।